सो हेलो डियर एवरीवन, वेलकम टू द अरुणाचल टाइम्स न्यूज एनालिसिस। तो आज हम लोग जो डिस्कस करेंगे सर, आपका वो 12 अप्रैल से लेकर 18 अप्रैल तक का जो आपका डेली न्यूज एनालिसिस था, आपका जो न्यूज़पेपर एनालिसिस था या उसमें जो भी इंपॉर्टेंट एडिटोरियल से आर्टिकल्स थे वो यहाँ पर हम आपका डिस्कस करेंगे। सिर्फ हम आपका न्यूज को एनालाइज नहीं करते हैं। एनालिसिस एंड वर्ड लिखने का मतलब ही यही है कि सिर्फ न्यूज की बात नहीं होती है, उस न्यूज से रिलेटेड अगर कोई ऐसा फैक्ट है, ऐसा कोई नॉलेज है जो आपका जानना जरूरी है, जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में आपको हेल्प कर सकता है, वो भी हम यहाँ पर आपका कवर करते हैं। और ये जो भी आपका न्यूज एनालिसिस हो रहा है, ये सिर्फ आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के पर्पज से नहीं, आप जो मेंस एग्जामिनेशन देंगे, मेंस एग्जामिनेशन में जिस तरह के पॉइंट्स पूछे जाते हैं उनके अकॉर्डिंगली इसको मैं डिजाइन कर रहा हूँ। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं सर। स्टार्ट करने से पहले फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं, हमारा एपीपीएससी का बैच सर आपका स्टार्ट हो चुका है। आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो गिवन नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ आप डेमो क्लासेस के लिए ये हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है इसको भी स्कैन करके ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी ये व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करने की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी। और उसके साथ साथ ये जो आपका पीडीएफ है अरुणाचल टाइम्स एनालिसिस का, इस पीडीएफ को अगर आपको डाउनलोड करना है तो इसके लिए आपको एक लिंक मिल जाएगा, ठीक है ना, डिस्क्रिप्शन में। वहां उस लिंक से आप जो भी पीडीएफ है उसे डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी जो भी हमारे फ्री ग्रुप्स हैं, हमारा टेलीग्राम है, हमारा फेसबुक है, उन सब से जो कनेक्ट करने की लिंक है वो भी हमने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दी है। हमारा व्हाट्सएप चैनल, फेसबुक, टेलीग्राम है ना, यूट्यूब, सब आपको वहां पर लिंक प्रोवाइड कर दी गई है। ठीक है सर, तो लेट्स स्टार्ट विद द न्यूज। तो सबसे पहले न्यूज की अगर हम सर बात करें, द फर्स्ट न्यूज इज आपका जो बिली जीन किंग कप है ना, इंडिया बीट चाइनीज ताइपी 2-1। तो ये आपकी न्यूज ध्यान रखिएगा, इसमें नाम ध्यान रखें, ठीक है ना। ये किस कप की बात हो रहा है? वैसे तो क्वेश्चन आएगा तो डायरेक्ट ये पूछेगा किस कंट्री ने जीता। तो बिली जीन किंग कप के बारे में अगर आपसे पूछे तो वो किसने जीता? इंडिया ने जीता। ठीक है, उसमें कौन थे? ऋतुजा भोसले won the singles rubber while the duo of प्रार्थना थोम्बरे and अंकिता राय ने prevailed in the doubles। ठीक है, as the Indian women's team defeated Chinese Taipei in a Billie Jean King Cup। तो ये एक ट्रॉफी है जो इंडिया ने जीती है। इसके बारे में अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है तो ध्यान रखिएगा। स्पोर्ट्स के क्वेश्चंस आपके ऑब्जेक्टिव टाइप में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, इसलिए स्पोर्ट्स के इंफॉर्मेशन हम कभी भी मिस आउट नहीं करते हैं, वो आपके एग्जामिनेशन के लिए हमेशा से इंपॉर्टेंट रहती है। नेक्स्ट न्यूज की अगर हम बात करें सर, 1962 वॉर वेटरन तामूर तातक कास्ट वोट फ्रॉम होम। ठीक है सर, उन्होंने घर से वोट दिया क्योंकि अभी उनकी इतनी हालत ठीक नहीं है कि वो जाके वोट दे सके। तो देखिए, अब जरूरी ये है कि यहाँ पर इनका नाम जानना। क्यों जानना? क्योंकि सर नोटिस किया है मैंने पिछले साल के और उससे पिछले साल के जो पेपर्स आए हैं उसमें अरुणाचल जीके में एक पर्सनालिटी बेस्ड क्वेश्चंस बन रहे हैं कि अगर अरुणाचल की कोई फेमस पर्सनालिटी है उस पे क्वेश्चन बना देगा कि बताओ ये किस फील्ड से रिलेटेड है, या उनसे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, तो आपका जो अरुणाचल की इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज है उसमें एक नाम आप तामूर तातक जी का भी याद रखिएगा, जो वॉर वेटरन है ऑफ द 1962 वॉर, बिलोंग्स टू द रानी विलेज। ठीक है, उनका घर गांव का भी नाम याद रख सकते हैं। बाकी ये ध्यान रखिएगा, तामूर तातक जी इज अ 1962 वॉर वेटरन। ऑलराइट, मूविंग टू द नेक्स्ट जो आपका है सर वो है इंडोएस। ये क्या है सर? देखो, इसका मतलब ये है कि इंडियन ओशन ऑब्जर्विंग सिस्टम, इंडोज क्या है, इंडियन ओशन ऑब्जर्विंग सिस्टम। ये क्या है सर? ये 2006 में स्टैब्लिश हुआ था। अभी न्यूज में क्यों आया? अभी जो इंडिया और यूएस है वो इस सिस्टम को रीएक्टिवेट कर रहे हैं। इसका पर्पस क्या है? इसका पर्पस है सर वेदर फोरकास्टिंग। ठीक है, इसका पर्पस है वेदर फोरकास्टिंग। तो इंडिया और यूएस मिलकर प्लान कर रहे हैं कि इसको रीएक्टिवेट करें। इसमें होते क्या है सर? मूड बॉयज होते हैं। ठीक है, इस तरह की आप ये बॉल्स देखोगे, इन्हें मूड बॉयज कह रहे हैं। ये आपका फ्लोट करती है ओशियन में, और फ्लोट करने के साथ साथ ये ओशियन के डेटा को कलेक्ट करती हैं, जिससे हमें मदद मिलती है वेदर फोरकास्टिंग में। इट कलेक्ट्स हाई रेजोल्यूशन ओशियन एंड एटमॉस्फेरिक डेटा फॉर वेदर फोरकास्टिंग। ठीक है, तो मतलब ओशियंस की डिटेल इकट्ठा करने के लिए ये इंडियन ओशन ऑब्जर्विंग सिस्टम इसको रीएक्टिवेट किया जाता है। ठीक है, तो इस न्यूज को ध्यान रखिएगा। तो इससे अगर कोई क्वेश्चन बने कि इंडियन ओशन ऑब्जर्विंग सिस्टम क्या है तो आपको पता होना चाहिए।
नेक्स्ट सर एक एडिटोरियल आया था बाइलेटरलिज्म वर्सेस मल्टीलेटरलिज्म। देखो इसका कॉन्टेक्स्ट इतना था सर कि जैसे हम, एक होता है कि सर ग्रुप ऑफ कंट्रीज के साथ रिलेशन इस्टेब्लिश कर रहे हैं, जैसे मान लो हमने अपना रिलेशन इस्टेब्लिश किया यूरोपियन यूनियन के साथ, ठीक है। और दूसरा एक तरीका होता है, मतलब ये सारी डिप्लोमेसी अपनी इवॉल्व करने के, अपनी डिप्लोमेसी रीच बढ़ाने के तरीके हैं कि हम एक तो पूरी एक यूनियन से कोलैबोरेट कर रहे हैं या उस यूनियन के मेंबर बन रहे हैं। जैसे मान लो हम ब्रिक्स के मेंबर हैं, तो ब्रिक्स के मेंबर होने की वजह से जो ब्रिक्स कंट्रीज के कंट्रीज हैं उनसे हमारे रिलेशंस अच्छे होंगे। दूसरा तरीका होता है बाइलेटरल मीटिंग। ब्रिक्स में हम क्या कर रहे हैं भाई, 4-5 कंट्रीज है, ब्राजील है, रशिया, इंडिया है, चाइना है, साउथ अफ्रीका है, अब तो ईरान भी है। इन कंट्रीज से इकट्ठा होके हम बात कर रहे हैं। दूसरा एक तरीका होता है बाइलेटरलिज्म, जो ब्रिक्स कंट्रीज या आपस में ग्रुपिंग से हम बात कर रहे हैं, दैट इज मल्टीलेटरलिज्म। दूसरा तरीका होता है बाइलेटरलिज्म, जहां पर हम एक कंट्री से डायरेक्ट 1-to-1 बातें कर रहे हैं। तो ऑथर कहना चाहते हैं कि जो बाइलेटरलिज्म का प्रोसीजर है, जो बाइलेटरलिज्म की थ्योरी है, वो ज्यादा वर्क करती है कंपेयर टू मल्टीलेटरलिज्म के। ऑब्वियसली बिल्कुल सही बात है, इसीलिए आप देखोगे कभी जब मल्टीलेटरल टॉक्स भी होती हैं, है ना, मान लो क्या कहते हैं, जैसे अभी G20 हुआ, तो G20 में ग्रुप ऑफ कंट्रीज ने आपस में डिस्कशन किया, लेकिन उस G20 मीटिंग्स में भी छोटी छोटी बाइलेटरल मीटिंग्स हुई है, ठीक है। जैसे मान लो हम ब्रिक्स में भी जाएंगे, तो हम ऐसा नहीं है सिर्फ ग्रुप ऑफ कंट्रीज से बात करेंगे, उसमें हमें रशिया से बात करने को मौका मिला तो अलग से एक कोपचे में अपन रशिया से भी बात करेंगे। तो यानी बाइलेटरल मीटिंग्स भी प्रिवेलेंट होती हैं। तो यहाँ पर कॉन्टेक्स्ट ऑथर का इतना ही था। अब यहाँ पर जो बाइलेटरल और मल्टीलेटरलिज्म के जरिए यहाँ पर इंडिया और ग्रीस के रिलेशन की बात हुई है। इंडिया और ग्रीस के रिलेशन पे ऑलरेडी एक एडिटोरियल आया था, वो मैंने आपका कवर करा दिया है, ठीक है। तो ये GS2 का पार्ट है। अब इंडिया ग्रीस रिलेशन से रिलेटेड एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। तो ये सारे पॉइंट्स आपके इंडिया ग्रीस रिलेशन से रिलेटेड हैं, जो आपके मेंस आंसर राइटिंग में आपको बहुत ज्यादा हेल्प कर सकते हैं, ठीक है। तो वन बाय वन सर ये पॉइंट्स देख लेते हैं। जैसे सबसे पहले हम बात करें कि देखो कोई भी कंट्री के साथ हमारे जब रिलेशन स्टैब्लिश होते हैं, डिप्लोमेटिक रिलेशन, तो सबसे पहले हम उसका हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव देख लेते हैं, यानी उस कंट्री से हमारे रिलेशंस कितने पुराने हैं। तो अगर हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव की देखें तो ग्रीस से रिलेशन हमारे कितने पुराने हैं, जब से अलेक्जेंडर इंडिया में आया था अराउंड 326 BC, अलेक्जेंडर का जो कैंपेन इंडिया में आया था। फिर सेकेंड सेंचुरी मार्क द न्यू एरा ऑफ इंडो ग्रीक कल्चरल एक्सचेंजेस, ठीक है। फिर अलेक्जेंडर आया, उसके अलावा भी बहुत सारे आप देखोगे ग्रीक इन्वेजन इंडिया में हुए। नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर वाले इलाके में आप देखोगे ग्रीक्स आके स्टैब्लिश हुए। जब वो वहां आके स्टैब्लिश हुए तो उनको कहलाने लगे इंडो ग्रीक्स। तो उन्होंने ऐसी आर्ट डेवलप करी जो अपना इंडिया और ग्रीक के रिप्रेजेंटेशन शो कर रही थी, ठीक है। तो इंडो ग्रीक आर्किटेक्चर भी आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल आपका गंधारा आर्ट यहाँ पर डेवलप होगा। तो वही वो कहने का मतलब है कि इंडो ग्रीक कल्चरल एक्सचेंज हुआ इन द फील्ड्स ऑफ आर्ट, स्कल्पचर एंड आर्किटेक्चर, जिसके एग्जांपल जैसे आपका बामियान बुद्धा, गांधारा स्कूल और ग्रीको बुद्धिस्ट आर्ट, ये उसके कुछ प्रोमिनेंट एग्जांपल्स रहे हैं। साथ ही साथ अगर आज हम मॉडर्न फेज में बात करें, ये तो चलो सर हिस्टोरिकल फेज में आर्ट एंड कल्चर का जो हमारा कॉपरेशन था। मॉडर्न फेज में अगर हम बात करें तो इंडो ग्रीक रिलेशंस की जो स्टैब्लिशमेंट हुई है वो हुई है 1950, ठीक है। एक हमने बात कर ली हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से इंडिया ग्रीस को क्या कनेक्ट करता है, भाई अलेक्जेंडर आया था इंडिया में। दूसरा पर्सपेक्टिव क्या है, आज के रिलेशंस की अगर हम बात करें तो ग्रीस से हमारे रिलेशन स्टैब्लिश हुए थे 1950 और आज वो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप पे इवॉल्व हो गए हैं इन 2023। स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप होती है जब आप किसी कंट्री के साथ एक लॉन्ग टर्म पे कुछ प्लान करते हो, ठीक है। तो वो एक तरीके की कहलाती है स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। कंपेयर टू अदर कंट्रीज, ये हम उन कंट्रीज से ज्यादा करते हैं जिनसे हमारे रिलेशन बेहतर होते हैं। यानी अगर हम किसी के साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप कर रहे हैं तो इसका मतलब है हमारे उस कंट्री से जो रिलेशन है वो काफी बेहतर है, ठीक है सर। ऑलराइट,
चलिए तो और आगे देख लेते हैं क्या लिखा है सर। आगे है कि एरियाज ऑफ कोऑपरेशन, हम किस किस एरिया में कोऑपरेट कर रहे हैं किसी भी कंट्री के साथ। देखो ये जो हेडिंग्स लगी है ना, ये मार्क कर दो आप, क्योंकि कभी भी आप किसी भी कंट्री के साथ रिलेशंस पढ़ोगे तो आप इसी सीक्वेंस में पढ़ोगे। यानी किसी भी कंट्री के साथ आपको अपनी डिप्लोमेसी देखनी है ना, आईआर में ये एक बहुत बेसिक फॉर्मेट है कि सबसे पहले आप देखोगे उस कंट्री के साथ हिस्टोरिकल रिलेशंस हमारे कैसे रहे, फिर दूसरा देखोगे किन किन एरियाज में हम कोऑपरेट करते हैं, उनका क्या सिग्निफिकेंस है, क्या हमारे लिए हेल्पफुल है, क्या फर्क पड़ता है उन रिलेशन के स्टैब्लिशमेंट से, और उन रिलेशन में क्या क्या चैलेंजेस हैं, और फिर लास्ट में होता है वे फॉरवर्ड। तो ये पूरा एक स्ट्रक्चर होता है आंसर क्रिएट करने का, ठीक है ना। तो एक फॉर्मेट हमेशा ध्यान रखना, किसी भी कंट्री के साथ आप जो रिलेशंस पढ़ोगे इसी फॉर्मेट में आपको वो प्रिपेयर करने हैं। तो कॉपरेशन हो गया, एक हो गया पॉलिटिकल कॉपरेशन। तो पॉलिटिकल कॉपरेशन में हम देखो ग्रीस को ऐसे याद रखते हैं कि उसने हमारा एमटीसीआर में सपोर्ट किया था। तो 2016 या 2017 एक बार चेक कर लीजिएगा, एमटीसीआर की हमें मेंबरशिप मिली थी। एमटीसीआर क्या है? मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम। ये क्रिएट की गई थी सर, इसका पर्पस था कि जैसे G7 कंट्रीज ने इसको क्रिएट किया था ताकि जो भी कंट्री मिसाइल डेवलप कर रहा है, ठीक है ना, तो वो उसके एक्सपोर्ट पर रोक लगाई जा सके। मतलब पर्पस यही था कि देखो हमने न्यूक्लियर वेपन का डिस्ट्रक्शन देखा, तो जो G7 कंट्रीज थी वो बिल्कुल नहीं चाहती थी, ठीक है, तो जो G7 कंट्रीज थी वो आपका बिल्कुल नहीं चाहती थी कि ये जो मिसाइल टेक्नोलॉजी है और उस मिसाइल के थ्रू जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं वो डेवलप किए जा सके। तो उसी के रोकथाम के लिए ये ग्रुप बनाया गया था। तो एमटीसीआर के मेंबरशिप मिलने से हमें फायदा ये होता है कि जो मिसाइल टेक्नोलॉजी है ना, उसका हम अपना एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। बाहर से जो थोड़े से सेंसिटिव वेपन्स होते हैं उनको भी हम परचेज कर सकते हैं। तो ये कुछ फायदे थे एमटीसीआर को ज्वाइन करने के। तो एमटीसीआर में आपका फ्रांस और यूएस ने तो सपोर्ट किया था इंडिया का, ग्रीस भी था जो इंडिया के सपोर्ट में था। फिर ग्रीस ने इंडिया का जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस का जो मिशन चल रहा है उसको भी उसमें भी पार्टिसिपेट किया है ग्रीस ने। तो ये हो गया पॉलिटिकल कोऑपरेशन। इकोनॉमिक कोऑपरेशन की अगर हम बात करें तो देखो इंडिया की इन्वेस्टमेंट बढ़ रही है ग्रीस में, जैसे उनका हेरक्लियन एयरपोर्ट जो क्रेटे आइलैंड पे बना है वहां पर भी इंडिया का इन्वेस्टमेंट देखा गया है। दूसरा जो बायलेटरल ट्रेड है इंडिया ग्रीस का वो भी बढ़ रहा है, तो यानी इकोनॉमिक कोऑपरेशन भी हमारा अच्छा चल रहा है। और जो इंडियन और ग्रीक एंटरप्रेन्योर्स है उसमें भी रेगुलर इंटरेक्शंस देखी जा रही, जैसे एक थेसालोनिकी इंटरनेशनल फेयर ऑर्गेनाइज हुआ, उसमें जो इंडियन एंटरप्रेन्योर्स है और वहां के जो एंटरप्रेन्योर्स है उसमें भी एक कह सकते हो आप इंटरेक्शन देखा जाता है। तो इकोनॉमिक कोऑपरेशन हमारा ये चल रहा है। डिफेंस एंड सिक्योरिटी में अगर हम बात करें, ठीक है ना, तो डिफेंस कोऑपरेशन पे भी एक एग्रीमेंट एमओयू साइन हुआ था, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग इन 1998। और ये इंपॉर्टेंट इस बात के लिए है क्योंकि 1998 तक हम अपना न्यूक्लियर टेस्ट कर चुके थे, तो उसके बाद आपका ये डिफेंस कोऑपरेशन साइन हुआ है। नेक्स्ट हम डिफेंस एक्सरसाइज भी करते हैं लाइक ब्लू फ्लैग। तो ब्लू फ्लैग ध्यान रखना किसके साथ कर रहे हैं? ग्रीस के साथ कर रहे हैं, ठीक है। इन्यूकस 23 ये नाम ध्यान रखना। फिर कल्चरल कोऑपरेशन में अगर आप देखोगे तो ग्रीक डांस म्यूजिकल फेस्टिवल्स में हमारा पार्टिसिपेशन रहता है। तो ये तो कुछ आर्ट एंड कल्चर या अलग अलग जो आपका कह सकते हो कोऑपरेशन है, पॉलिटिकल हो गया, इकोनॉमिकल हो गया, डिफेंस हो गया और आर्ट में कोऑपरेट किया, कल्चरल कोऑपरेशन हो गया। इन चार कोऑपरेशन की हमने इसमें बात कर ली। नेक्स्ट आ जाओ सर, इनकी सिग्निफिकेंस क्या है? सिग्निफिकेंस ये है कि देखो ग्रीस इज इंडिया गेटवे टू यूरोप। जो पिछला एडिटोरियल आया था उसमें भी यही बात की गई थी कि इंडिया का यूरोप में जाने का जो तरीका है, एक जो रास्ता है वो है यूरोप। ये कैसे कहा जाता है सर? एक बार आप मैप से इस बात को समझ लो, ठीक है। इनकी लोकेशन आपको अगर समझ में आ जाएगी और अच्छे से आप इस बात को समझ पाओगे। जैसे कि ये देखो सर, यहाँ हो क्या रहा है,
ये अपना भारत है, ये ग्रीस है, ठीक है। तो यानी इन दोनों को इस तरह से आप कनेक्ट कर सकते हो। तो यहां पर अगर हम ये आपका पर्शियन गल्फ होते हुए अगर जाएंगे, ठीक है, तो एक मिनट रुकिएगा। हाँ जी। तो हम क्या कह रहे थे सर, जो ये पर्शियन गल्फ होते हुए हम कहा जा रहे हैं, ग्रीस की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। तो इसमें आप देख सकते हो कि यहाँ से ग्रीस से ऊपर जाओगे तो आपका क्या कहते हैं पूरा यूरोप आपको मिल जाएगा। तो यानी आप यहाँ से क्या कहते हैं पर्शियन गल्फ होते हुए ये पूरा इराक वाला रास्ता अगर यूज करोगे तो आप ग्रीस पहुंच जाओ, फिर वहां से आप कहाँ जा सकते हो, यूरोप पर जा सकते हो। लेकिन इसमें भी कुछ चैलेंजेस हैं, लाइक जैसे टर्की है, इधर अजरबैजान है ना, और इधर पाकिस्तान है। तो इनकी वजह से थोड़ा हमारे लिए चैलेंज है। अदरवाइज अगर हमारे पास ये रूट है तो डायरेक्ट हम आपका यूरोप जाके, ग्रीस जाके फिर वहां से यूरोप में एंटर कर सकते हैं। अब वापस आते हैं सर। तो यानी इट इज इंडियाज गेटवे टू यूरोप, इंपॉर्टेंट टू काउंटर द राइजिंग चाइनीज इन्फ्लुएंस इन द मेडिटेरेनियन। मेडिटेरेनियन में जो चाइनीज इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है उसको भी हम कम कर सकते हैं ग्रीस की मदद से। और भी सर हमारे कॉपरेशन चल रहे हैं, जैसे काउंटर टेररिज्म हो गया, साथ ही साथ यूएनएससी में परमानेंट मेंबरशिप के लिए भी ग्रीस हमें सपोर्ट करता है, ठीक है ना। रूल बेस्ड ऑर्डर इन सीज इसके लिए भी करता है। साथ ही साथ जैसे प्रधानमंत्री ने एक शब्द बोला था, सागर, ठीक है ना, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। यानी भारत का संकल्प है कि भाई जो हमारा समंदर है, जो ओशियन है, उस पे सबकी डोमिनेंस रहे, सबका उसमें रेलिवेंस रहे और सबकी सिक्योरिटी मेंटेन रहे। ऐसा ना हो सिर्फ एक या दो कंट्री के पास पूरा किसी भी एरिया का डोमिनेंस क्रिएट हो। तो सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन, सबका साथ सबका विकास इन इंटरनेशनल लैंग्वेज, ठीक है। अब इकोनॉमिक डेवलपमेंट में भी हम और इम्प्रूव कर सकते हैं। जैसे इंडियन शिपिंग इंडस्ट्री डेवलप हो रही है, ठीक है, तो वो इंडिया की जो डिफेंस एक्सपोर्ट्स हैं उसको बूस्ट करेगी। और यूरोपियन यूनियन इंडिया बायलैटरल ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट है, तो जब यूरोपियन यूनियन के साथ हमारे एग्रीमेंट्स होंगे तो उसमें ग्रीस भी कवर होता है, तो उसकी मदद से भी हमारे ग्रीस के साथ रिलेशंस और बेटर हो सकते हैं। तो ये तो हो गया सिग्निफिकेंस कि ग्रीस के साथ रिलेशंस इंप्रूव करके हमें क्या मिलेगा। नेक्स्ट इज द चैलेंजेस। ये रिलेशंस एस्टेब्लिश करने में क्या क्या चैलेंजेस है। सबसे पहले तो जियोपॉलिटिकल वोलेटिलिटी, जैसे रेड सी में तो कुछ ना कुछ दिक्कतें लगी रहती हैं, है ना। जो टर्की अजरबैजान पाकिस्तान का ट्राइड है मेडिटेरियन रीजन में, वो इंडिया ग्रीस रिलेशनशिप के लिए थोड़ा सा दिक्कत वाली बात है। बाकी जो बायलैटरल ट्रेड और इन्वेस्टमेंट है वो अभी इतना ज्यादा नहीं है कि हम ग्रीस के साथ और बेटर तरीके पे काम कर पाए। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, अर्ली फाइनलाइजेशन ऑफ मोबिलिटी एंड माइग्रेशन पार्टनरशिप एग्रीमेंट, ठीक है ना। यानी हम जो स्किल्ड वर्कफोर्स है उसका एक एग्रीमेंट साइन करें, जैसे हमने यूके वगैरह की साइन किया कि हमारी जो स्किल्ड वर्कफोर्स है वो आपके यहाँ जाके काम कर सकती है, आपकी जो वर्कफोर्स है वो हमारे यहाँ के आके काम कर सकती है। तो जो स्किल्ड वर्कफोर्स का जो मोबिलिटी माइग्रेशन पार्टनरशिप एग्रीमेंट होगा उससे हमारे रिलेशंस बेटर हो सकते हैं। मिलिट्री कोऑपरेशन को एक्सटेंड कर सकते हैं, जॉइंट एक्सरसाइजेस करवाएं, टेक्नोलॉजी एग्रीमेंट्स करें, इंटेलिजेंस शेयरिंग करें, तो ये सारे तरीके भी हैं। कनेक्टिविटी को इंप्रूव कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, ग्रीस के लिए और ज्यादा डायरेक्ट फ्लाइट्स बिटवीन द टू कंट्रीज क्रिएट की जा सकती हैं। तो ये कुछ आपके तरीके हैं जिससे हम जो रिलेशंस है उनको और ज्यादा इंप्रूव कर सकते हैं। तो देखो सब्जेक्ट कोई भी हो, है ना, कंट्री कोई भी हो, आपको इन्हीं पैमानों में, इन्हीं हेडिंग्स में उसको तोलना है, इन्हीं हेडिंग्स में उसको अपना आंसर तलाशना है कि हर एक कंट्री के साथ जो भी आप रिलेशन स्टैब्लिश करोगे, जो भी पॉइंट्स लिखोगे आंसर में, हमेशा ये क्लियर होना चाहिए कि क्या क्या पॉइंट्स हमें लिखने हैं, है ना। तो सबसे पहले माइंड में फॉर्मेट क्लियर होना चाहिए। मेंस आंसर राइटिंग के लिए सबसे जरूरी फॉर्मेट बैठना चाहिए कि अच्छा इस टॉपिक पे अगर हमें लिखना है तो क्या क्या पॉइंट्स लिखने होंगे, कि अगर कॉपरेशन की बात आएगी तो लिखना है, हिस्टोरिकल रिलेशन तो लिखना है, या फिर अगर चैलेंजेस क्या क्या हैं, उन रिलेशंस की सिग्निफिकेंस क्या क्या है, और क्या क्या चीजें
आगे की जा सकती है, दैट विल बी योर वे फॉरवर्ड। तो ये हमेशा हर आंसर राइटिंग में आप जनरली देखोगे इस तरह का पैटर्न आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है ना। तो इस पैटर्न के फॉर्मेट में अगर आप रिलेशंस पढ़ोगे तो लगभग हर तरीके के आप आंसर को टैकल कर सकते हो, बाकी तो फिर प्रैक्टिस का खेल है, ठीक है। चलिए, तो ये तो हो गए इंडिया ग्रीस रिलेशन की बात। नेक्स्ट आ जाते हैं सर, नेक्स्ट न्यूज इज रिलेटेड टू साइबर क्राइम। ये थोड़ी सी फैक्चुअल न्यूज है। अगर साइबर क्राइम में एक स्टडी हुई थी, ठीक है ना, वर्ल्ड साइबर क्राइम इंडेक्स, तो वर्ल्ड साइबर क्राइम इंडेक्स में याद रखना इंडिया की रैंक कितनी है, 10 है, ठीक है। साइबर क्राइम वही की जैसे मान लो आपका किसी ने लैपटॉप ब्लॉक कर दिया और पैसे मांगने लगा, पैसे दो तब आपके लैपटॉप का डेटा हम रिलीज करेंगे वरना ब्लॉक कर देंगे, सारा डेटा चोरी कर लेंगे, है ना। जो मतलब टेक्नोलॉजी की मदद से जो क्राइम हो रहे हैं दैट आर कवर्ड अंडर साइबर क्राइम। दूसरी न्यूज है, ये नाम याद रखना शायद पूछ ले, गोपी थोटाकुरा। गोपी थोटाकुरा क्यों न्यूज में है? ही हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन स्पेस टूरिस्ट। अमेज़न वाले स्पेस टूरिज्म स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। तो स्पेस में जाएंगे, गोपी जी जाएंगे एज ए टूरिस्ट, ठीक है ना। अमेज़न का जो एक मिशन है ब्लू ओरिजिन NH-25 मिशन, ये भी नाम ध्यान रखना, अमेज़न का है जो स्पेस टूरिज्म के लिए जा रहा है। इसमें जो फर्स्ट इंडियन है स्पेस टूरिज्म के लिए जाने वाले या फर्स्ट इंडियन स्पेस टूरिस्ट अगर आपसे पूछ ले तो नाम किसका ध्यान रखेंगे? गोपी थोटाकुरा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं सर, नेक्स्ट न्यूज पे आ जाते हैं। नेक्स्ट न्यूज देखो एक फेस्टिवल से रिलेटेड है, लोंगते फेस्टिवल। आप लोग इसे जानते होंगे लेकिन हाँ अभी न्यूज में है तो हम डिस्कस कर लेंगे। लोंगते फेस्टिवल, आपको कोई भी फेस्टिवल न्यूज में आता है हमेशा ध्यान रखना है वो कौन सी ट्राइब से रिलेटेड होता है, ठीक है। तो लोंगते फेस्टिवल किससे रिलेटेड है? निशी कम्युनिटी से रिलेटेड है ना, उनका ये फेस्टिवल है, इसको ध्यान रखिएगा। एक और इंपॉर्टेंट न्यूज थी, जो आपका आसाम ओरिजिन के लोग हैं, ठीक है ना, जो अरुणाचल में रह रहे हैं उनको पीआरसी मिल जाएगा, परमानेंट रेजिडेंट सर्टिफिकेट आसाम उन्हें प्रोवाइड कर देगा। उससे फायदा क्या होगा कि वो भले अरुणाचल के रहने वाले हैं बट स्टिल आसाम के भी एग्जामिनेशंस में वो इजीली अप्लाई कर पाएंगे क्योंकि वो आसाम ओरिजिन के लोग हैं। तो ये आसाम गवर्नमेंट ने, उनके जो मुख्यमंत्री हैं अभी अरुणाचल आए थे तो उन्होंने इसको अनाउंस किया था, ठीक है। चलिए सर, तो अब 17 अप्रैल में तो ऐसी कोई न्यूज खास नहीं थी। अब जो न्यूज है सर वो आपकी 18 अप्रैल की है, ठीक है। 18 अप्रैल में जो आपकी न्यूज है वो किससे रिलेटेड है? NSCN से रिलेटेड है। अभी NSCN के किसी मेंबर ने अभी ये देखा गया, ठीक है, हाँ NSCN लिखा है ना, द शेडो ऑफ NSCN मिलिटेंट्स लूम लार्ज हियर, ठीक है। तो वहां के जो अभी जो संगम वांगसू जी हैं, जो वहां के GPC है मतलब ग्राम परिषद चेयरपर्सन है कुमाऊं के, ठीक है, उनको माना जाता है अभी एब्डक्ट कर लिया था जो मिलिटेंट्स हैं NSCN के, उनके गांव से एब्डक्ट कर लिया गया था, ठीक है। तो ये एक न्यूज थी, मतलब इससे कुछ सवाल नहीं बनेगा, लेकिन यहाँ पर जो ऑर्गेनाइजेशन का नाम आ रहा है, जिस मिलिटेंट ग्रुप का नाम आ रहा है NSCN, तो उसके बारे में एक बार हम बात कर लेते हैं, ठीक है। NSCN कैसे बना, कब बना, है ना, उसके फाउंडर्स कौन कौन थे, तो उस पे हो सकता है आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन बन जाए। एटलीस्ट फुल फॉर्म तो आपको पता होनी चाहिए। तो एक बार देख लेते हैं सर NSCN क्या है। तो सबसे पहला आता है NSCN की फुल फॉर्म। NSCN की फुल फॉर्म है नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल, ठीक है, ऑफ नागालैंड। NSCN की फुल फॉर्म क्या है? नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड, नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड। ये कब बनी थी, क्यों बनी थी? देखो एक अकॉर्ड साइन किया गया था, पहले एक थी नागा नेशनल काउंसिल, ठीक है। नागा नेशनल काउंसिल जब नागालैंड वाली एरिया को रिप्रेजेंट कर रही थी और इंडियन गवर्नमेंट के बीच एक अकॉर्ड साइन किया गया था जिसे कहा जाता है शिलोंग अकॉर्ड 1975 में, ठीक है। तो नागा नेशनल काउंसिल और शिलोंग अकॉर्ड और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बीच एक अकॉर्ड साइन होता है, ये आपका शिलोंग अकॉर्ड, ठीक है। तो इसके कुछ लोग खिलाफ थे तो उन्होंने ही ये ग्रुप क्रिएट किया था इन 1980 इन अपोजिशन टू दिस अकॉर्ड, ठीक है। NSCN का प्राइमरी एम क्या था? वो चाहते थे ग्रेटर नागालैंड क्रिएट किया जाए, है ना, और उसकी जो आइडियोलॉजी हो उसमें सोशलिज्म आए, एक स्पिरिचुअल आउटलुक आए, यानी उसको जनरली वो वर्ड यूज करते हैं नागालैंड फॉर क्राइस्ट, ठीक है।
तो इमीडिएट ट्रिगर क्या था, यही शिलोंग अकॉर्ड था, जिसकी वजह से जो लोग नाराज थे ना, शिलोंग अकॉर्ड 1975 में साइन हुआ था, तो इससे जो नाराज थे उन्होंने क्या क्रिएट कर दिया, NSCN क्रिएट कर दिया। इट वाज इंटेंडेड टू ब्रिंग अबाउट अ रेजोल्यूशन टू द नागा कॉन्फ्लिक्ट बाय ग्रांटिंग सम डिग्री ऑफ ऑटोनॉमी टू द नागा इनहैबिटेड एरियाज ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया। ये शिलोंग अकॉर्ड इसीलिए साइन किया गया था कि जो नागा लोग हैं उनको ग्रेटर ऑटोनॉमी प्रोवाइड की जा सके, लेकिन जो इसके अपोजिशन में थे उनका कहना था कि उन्हें इससे ज्यादा अभी ऑटोनॉमी की रिक्वायरमेंट है। मैनी नागा लीडर्स इंक्लूडिंग इसाक सिशिसु, थ्विंगलैंग मुइवा who would later become prominent leaders of the NSCN, आगे जाके आप देखोगे ये बड़े लीडर्स बनेंगे, वो इससे डिससेटिस्फाइड थे, ठीक है ना। तो ये जनवरी 31, 1980 में उन्होंने इस ऑर्गेनाइजेशन को क्रिएट किया। तो इसमें जो मेजर लीडर्स थे वो यही थे, इसाक शिशिसु, थ्विंगलैंग मुइवा, एसएस खापलान, ठीक है, वो इसके खिलाफ थे। तो NSCN की जो फॉर्मेशन है वो माना जाता है उससे नागा कॉन्फ्लिक्ट को काफी बढ़ावा मिला एंड द परस्यूट ऑफ इट्स ऑब्जेक्टिव फॉर द ग्रेटर ऑटोनॉमी एंड सेल्फ डिटरमिनेशन। मतलब उनका मानना था कि हमें और ज्यादा ऑटोनॉमी की जरूरत है, मतलब कुछ म्यांमार वाले इलाके थे वो चाहते हैं उसको भी मर्ज करके हम एक बड़ा ग्रेटर नागालैंड क्रिएट करें, ठीक है। तो इसमें आगे जाके आप देखोगे NSCN आपका ब्रेकडाउन भी होगा, है ना, एक बड़े हिस्से में एक NSCN IM बनेगा और एक बनेगा NSCN के। तो जो आपका इसाक, ये जो आपका मुइबा को मानने वाले थे वो बना लेंगे IM, और जो खापलान के मानने वाले थे वो बना लेंगे के, ठीक है। तो इन दो बड़े फैक्शंस में आप देखोगे आगे चल के NSCN आपका बाइफरकेट भी होता है। तो आज के टाइम में और भी कई सारे क्या कहते हैं ग्रुप्स क्रिएट हो गए हैं नागालैंड में, बट जो मेजर ग्रुप है जिसपे आपका क्वेश्चन बन सकता है दैट इज NSCN, ठीक है। तो इसके बारे में थोड़ा सा ये दो चार चीजें ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आते हैं सर, अगली न्यूज है, रेसलर साक्षी मलिक लिस्टेड अमंग 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल बाय टाइम्स मैगजीन, ठीक है। तो साक्षी मलिक का नाम ध्यान रखिएगा, अभी जो टाइम मैगजीन की लिस्ट आई है 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल, उसमें क्वेश्चन बन सकता है हु इज द ओनली ओलंपिक फीमेल मेडलिस्ट, ठीक है, जो इस लिस्ट में है। तो नाम ध्यान रखिएगा साक्षी मलिक, ठीक है। कुल मिला के टोटल नाम ध्यान रख लेना कि जो 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल है टाइम मैगजीन में उसमें कौन कौन है। तो साक्षी मलिक का नाम है, और किस किस का नाम है सर, आपका आलिया भट्ट का नाम है, ठीक है, आलिया भट्ट का नाम है, और किसका है सर, इंडो ब्रिटिश एक्टर देव पटेल, ठीक है, देव पटेल, और CEO ऑफ माइक्रोसॉफ्ट सत्य नडेला। तो 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल की लिस्ट में टाइम मैगजीन की इनका नाम है, तो ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इन पे क्वेश्चन आपका बन सकता है। चलिए सर, तो दैट वाज ऑल अबाउट दिस एनालिसिस। तो 18 अप्रैल तक का यहाँ हो गया, इसके आगे इसी तरह से ये सीरीज कंटिन्यू रहेगी। मैंने पहले भी कहा सर डिले हो जाता है ना, डिले लेकिन कंटिन्यू रहेगी। जैसे मेरे को टाइम मिलता है मैं जरूर इसको क्लब करके सारा न्यूज आपका एनालाइज करके इस पे वीडियो जरूर से जरूर बना रहा हूँ, ठीक है। तो आप इसको फॉलो कर सकते हैं, इससे कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है सर। चलिए फिर मिलते हैं अगली क्लास में, अगले सेशन में। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन। अच्छा लगे तो सर लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, है ना, अपने कलीग से बोलिएगा इसको सब्सक्राइब कर दें, आप भी सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगली एनालिसिस में, टिल देन गुड बाय, हैव अ नाइस डे।